हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। देखिए, इस डेरिवेशन के हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी के बीच की रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी रिलेशन को हम रिएक्शन आइसोथर्म भी कहते हैं। देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन के थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन को समझने के लिए हम एक जनरल रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आइडियल गैसेज हैं। देखिए, ये हो गए ए और बी रिएक्टेंट और ये हो गए एम और एन प्रोडक्ट्स। यहाँ पर स्मॉल ए और बी रिएक्टेंट्स के मोल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्मॉल एम और एन प्रोडक्ट्स के मोल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, रिएक्टेंट के लिए जो केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, केमिकल पोटेंशियल की बात करें तो ये एक गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म होती हैं, या जो पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी होती हैं उसको हम केमिकल पोटेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिएक्टेंट ए के ए मोल्स के लिए केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू ये होगी और रिएक्टेंट बी के बी मोल्स के लिए केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू ये होगी, और इन दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में जी रिएक्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर जो म्यू ए और म्यू बी हैं वो ए और बी के केमिकल पोटेंशियल्स हो जाएंगे। अब इसी तरह से हम प्रोडक्ट्स के लिए भी केमिकल पोटेंशियल्स को लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम सारे केसेस में प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। अब इस रिएक्शन के लिए जो फ्री एनर्जी की वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी और रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगी। मींस डेल जी रिएक्शन की वैल्यू जी प्रोडक्ट्स माइनस जी रिएक्टेंट्स के इक्वल हो जाएगी। अब ये हो जाएगी जी प्रोडक्ट्स की वैल्यू और ये हो जाएगी जी रिएक्टेंट्स की वैल्यू। अब देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो उस केस में डेल जी की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब देखिए, अगर हम आई स्पीसीज की बात करें तो उसकी गैसेज स्टेट में जो केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो पी आई है वो आई कंपोनेंट के लिए पार्शियल प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पर म्यू आई नॉट स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। अब स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल पर आई कंपोनेंट के लिए पार्शियल प्रेशर की वैल्यू यूनिटी होती है। अब देखिए, इक्वेशन 5 के अकॉर्डिंग जो म्यू की वैल्यू है उसको हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे। मींस इक्वेशन 4 में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए म्यू की वैल्यू इस तरह से लिख देंगे, फिर यहाँ से ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। फिर इसको हम रीअरेंज करेंगे, मींस इन दोनों वैल्यू को साथ में लिख देंगे और इन दोनों वैल्यूज को साथ में लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज साथ में आ जाएगी और ये दोनों वैल्यूज साथ में आ जाएगी। इसके बाद हम इस वैल्यू और इस वैल्यू को कंबाइंड फॉर्म में राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। फिर देखिए, अगर इस वैल्यू को देखें तो ये n log m के इक्वल हैं, तो इसको हम log m की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको रीअरेंज कर दिया। फिर log m माइनस log n की बात करें तो इसको हम log m अपॉन log n की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। और ये वैल्यू देखें तो ये जी नॉट प्रोडक्ट्स के इक्वल होती हैं और ये वैल्यू जी नॉट रिएक्टेंट्स के इक्वल होती हैं। देखिए, हमने जो पहले जी प्रोडक्ट्स की वैल्यू लिखी थी वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं थी, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट है तो हम यहाँ पर भी स्टैंडर्ड स्टेट लगा देंगे। अब जी नॉट प्रोडक्ट्स माइनस जी नॉट रिएक्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा? डेल जी नॉट रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। अब इक्वेशन 6 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस रिएक्शन के राइट साइड में देखें तो डेल जी नॉट की जो वैल्यू है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? T, और R यहाँ पर क्या है? एक गैस कांस्टेंट है। अब देखिए, अगर हम टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले लेते हैं तो उस केस में ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। मींस इस इक्वेशन की जो राइट साइड है वो कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? Kp से। मींस ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? Kp के इक्वल हो जाएगी। और इक्वेशन 8 को हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे।
अब देखिए इक्वेशन 6 में अगर हम इस वैल्यू की जगह Kp लिख दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी और इसको हम रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 9 को हम वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म कहते हैं और ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप शो कर रही है। अब देखिए अगर हम केमिकल पोटेंशियल को मोल फ्रैक्शन की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उस केस में Kx की वैल्यू ये हो जाएगी और इक्वेशन 9 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर केमिकल पोटेंशियल को हम मोलर कंसंट्रेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो Kc की वैल्यू ये हो जाएगी और इक्वेशन 9 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे।